नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये फुल मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पूरा मॉक टेस्ट है ये राजस्थान सीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान सीईटी का फुल मॉक टेस्ट। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुकाम नोखा में जिसनाथी संप्रदाय द्वारा किए जाने वाले अग्नि नृत्य के समय बोला जाने वाला मुख्य उद्घोष कौन सा है? जय दादारी, फतेह फतेह, हर हर महादेव, जय जसनाथ जी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फतेह फतेह। मुकाम नोखा कहाँ पे? तो ये बीकानेर जिले में स्थित है। यहाँ पर जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है और नर्तक नृत्य करते समय फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। फतेह फतेह का अर्थ क्या होता है? विजय हो, विजय हो। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं? उदयपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, कोटा और बारा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयपुर और डूंगरपुर। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना है ये दक्षिणी राजस्थान की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है, जिसके तहत उदयपुर और डूंगरपुर को सिंचाई की सुविधा मिलती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बनेठनी चित्रकला को भारत के मोनालिसा एरिक डिकिंसन ने कहा था, यह किस शासक का स्वर्णकाल माना जाता है? स्वाई जय सिंह, राजा सावन सिंह, महाराजा राज सिंह या राव मालदेव। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा सावन सिंह। बनेठनी चित्र है ये किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है और किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल है ये राजा सावन सिंह के काल को माना जाता है। इन्हीं के समय बनेठनी का चित्र किया गया था और इनको नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और बनेठनी को भारत की मोनालिसा है ये एरिक डिकिंसन ने कहा था, आपको ये भी याद रखना है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कावड़ कला का मुख्य केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? करपाल सिंह शेखावत, मूलचंद सोनी, मंगीलाल मिस्त्री या हिसामुद्दीन उस्ताद। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांगीलाल मिस्त्री। कावड़ कला है इसका मुख्य केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है, जबकि कावड़ कला के मुख्य कलाकार कौन है? तो ये मांगीलाल मिस्त्री है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म नजरानो किस वर्ष रिलीज हुई थी? 1942 में, 1950, 1961 या 1973। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1942। राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म नजरानो है ये 1942 में रिलीज हुई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गेंदड़ के अलावा कौन सा प्रसिद्ध वाद्य आधारित नृत्य किया जाता है? ढप नृत्य, डांडिया नृत्य, अग्नि नृत्य या ढोल नृत्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढप नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर कई नृत्य किए जाते हैं, उनमें से एक तो गेंदड़ नृत्य है, ये गेंदड़ इसको गिद्ध नृत्य भी कहते हैं। और दूसरा है ढप नृत्य। ढप नृत्य भी शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है और इसमें ढप वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीतराज ग्रंथ कितने कोषों में विभाजित है? 3 कोष में, 5, 7 या 9। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 कोषों में। महाराणा कुंभा है संगीत और साहित्य के महान संरक्षक थे। इनके द्वारा रचित जो संगीतराज ग्रंथ है ये 5 कोषों में विभक्त है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मथेरन कला और उस्ता कला का संबंध किस जिले से है? जोधपुर से, बीकानेर, जैसलमेर या नागौर से। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीकानेर से। मथेरन कला और उस्ता कला है ये दोनों कला ही बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला में सोने की निकासी,
चित्रांकन और सजावटी कार्य विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखना है, मथेरन कला और उस्तकला ये दोनों कला है, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, तीज का त्योहार मुख्य रूप से जयपुर में मनाया जाता है, परंतु कजली तीज यानी कि बड़ी तीज है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की, बूंदी, जोधपुर या कोटा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूंदी की। तीज का त्योहार है, ये मुख्य रूप से जयपुर में मनाया जाता है, जबकि कजली तीज जिसे बड़ी तीज भी कहते हैं, ये मुख्य रूप से बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्रियन स्टाइल में पहने जाने वाली फड़का साड़ी किस जनजाति की महिलाएं पहनती हैं? गरासिया, कथोड़ी, डामोर या सहरिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथोड़ी। महाराष्ट्रियन स्टाइल की में पहने जाने वाली साड़ी है फड़का। इस फड़का साड़ी को कथोड़ी जनजाति की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हल्दीघाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने, बंदायू ने, कर्नल जेम्स टोड ने या गोपीनाथ शर्मा ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल फजल ने। 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी युद्ध है, ये महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच लड़ा गया था, और मुगल दरबार इतिहासकार थे अबुल फजल। इन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने किस वर्ष की थी? 1916 में, 1917, 1919 या 1921? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917 में। बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। इसका नेतृत्व है ये विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना है ये बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1917 में की थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? राव जोधा को, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, महाराजा जनस्वत सिंह प्रथम को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राव मालदेव को। राव मालदेव को राजस्थान में हसमत वाला राजा कहा जाता है। इनकी वीरता, इनकी जो सेना है, उनके शौर्य को देखते हुए इनको हसमत वाला राजा की उपाधि दी गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण यानी कि भरत राजस्थान के महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? महाराजा मानसिंह द्वितीय को, महाराणा भूपाल सिंह को, महाराजा सादुल सिंह या महाराव भीम सिंह? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराणा भूपाल सिंह को। राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण का नाम था भरत राजस्थान, जिसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई थी। भरत राजस्थान का महाराज प्रमुख है यह महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा कांड और डापड़ा कांड का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? मेवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर एवं मारवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल या कोटा प्रजामंडल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीकानेर एवं मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे कांगड़ा कांड और डाबड़ा कांड। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राठौड़ वंश की कुल देवी नागेंद्र माता की मूल मूर्ति कर्नाटक से कौन लाई थी? राव अस्थाना, राव धुवड़, राव बिक्का या राव चुंडा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राव धुवड़। नागेंद्र माता है ये राठौड़ वंश की कुल देवी थी। इनकी जो मूल मूर्ति है ये कर्नाटक से राव धुवड़ लेके आए थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बर्टन, कैप्टन सोर्स या कर्नल ईडन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैट्रिक लॉरेंस।
1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी, इसकी फुल फॉर्म होती है एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये कौन थे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चेतावनी राज चुंगटिया महाराणा फतेह सिंह को किसने भेजे ताकि वे दिल्ली दरबार न जाए? माणिक्यलाल वर्मा ने, केसरी सिंह बारहट ने, जोरावर सिंह बारहट ने या सागरमल गोपा ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसरी सिंह बारहट ने। चेतावनी राज चुंगटिया है, इसमें 1300 उठी थी। ये महाराणा फतेह सिंह को केसरी सिंह बारहट ने दिल्ली दरबार जाने से रोकने के लिए भेजे थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गजनी ने, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गोरी। तराइन का जो दूसरा युद्ध है ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। उत्तरायण का द्वितीय युद्ध है ये 1192 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गोविंदगिरी द्वारा समसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1883 में, 1885 में, 1890 या 1903? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1883 में। राजस्थान में गोविंदगिरी के द्वारा समसभा की स्थापना है ये 1883 ईस्वी में की गई थी। आपको याद रखना है कि समसभा की स्थापना किसने की थी? तो ये गोविंदगिरी ने की थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? संग्राम सिंह, नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्धा या निरंजन नाथ आचार्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संग्राम सिंह। राजस्थान विधानसभा के प्रथम जो अस्थायी अध्यक्ष है ये संग्राम सिंह को बनाया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने विधिवत कार्य करना कब से प्रारंभ किया? जनवरी 1999 से, मार्च 2000 से, अप्रैल 2001 से या नवंबर 1995 से? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्च 2000 से। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसने मार्च 2000 से विधिवत कार्य करना प्रारंभ किया था। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त का पद किस वर्ष सर्जित किया गया था? 1971 में, 1973, 1977 या 1982? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973 में। राजस्थान में जो लोकायुक्त का पद है ये 1973 में सर्जित किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल है ये सबसे लंबा रहा है? मोहनलाल सुखाड़िया का, अशोक गहलोत का, भैरव सिंह शेखावत या हरिदेव जोशी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनलाल सुखाड़िया। इनका जो कार्यकाल है ये राजस्थान में सबसे लंबा रहा है। इन्होंने लगभग 17 वर्ष तक शासन किया है और इनका जो कार्यकाल है ये 1954 से लेकर 1971 के मध्य रहा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 2006 को, 12 अक्टूबर 2005, 26 जनवरी 2006 या 15 अगस्त 2007? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 अप्रैल 2006 को। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन है ये 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, GV.K. राव समिति या LN सिंधवी समिति? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था है ये 2 अक्टूबर
1959 से नागौर जिले से प्रारंभ की गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या गृह सचिव? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य सचिव। राजस्थान राज्य सचिवालय का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है ये मुख्य सचिव होता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी विधेयक पर बराबर वोट आने पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के पास, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या कानून मंत्री? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा में किसी विधेयक पर जब बराबर वोट आते हैं तो उसमें जो निर्णायक मत है ये विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है, यानी कि जो निर्णायक मत है ये देने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? मार्गरेट आल्वा, प्रभाराव, प्रतिभा पाटिल या वसुंधरा राजे? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल है ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी और बाद में वे भारत की पहली राष्ट्रपति भी बनी। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो ये प्रतिभा पाटिल है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 डी या अनुच्छेद 243 जी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बांगर यानी कि वागड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं? पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, अलवर, भरतपुर या धौलपुर? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? 2010 में, 2013 में, 2015 या 2018? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2010 में। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, इसको राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व है, ये 2010 में घोषित किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की चोटियों की ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो राजस्थान की जो सबसे ऊंची अरावली की चोटी है ये कौन सी है? तो ये है गुरु शिखर। सबसे पहले आएगी गुरु शिखर, उसके बाद आएगी शेर, दिलवाड़ा, जरका और अज्जलगढ़। तो ये सही अवरोही क्रम में है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतःप्रवाही की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली, घग्गर, साबी या काकन्नी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घग्गर नदी। घग्गर नदी है ये राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाही नदी है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितने प्रतिशत है? 15.2%, 22.5%, 50% या 9.5%? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15.2%। भाखड़ा नागल परियोजना है ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा है ये 15.2% है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW प्रकार की जलवायु है ये राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? अरावली के पूर्वी ढलान पर, शुष्क पश्चिमी मरुस्थल यानी कि जैसलमेर बीकानेर में, हाड़ौती के पठार या शेखावाटी क्षेत्र में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
शुष्क पश्चिमी मरुस्थल यानी कि जैसलमेर और बीकानेर में BWSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लाठी सीरीज क्या है? एक भूगर्भिक जलपट्टी, अरावली की चोटी, मरुस्थल की रेतीली झाड़ी, नदी का संगम क्षेत्र। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक भूगर्भिक जलपट्टी। लाठी सीरीज है ये पोखरण से मोहनगढ़ तक। ये कहाँ पे है? तो ये जैसलमेर में है। पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक 60 से लेकर 80 किलोमीटर तक भूगर्भिक मीठे पानी की एक जलपट्टी है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयले के भंडार किस जिले में पाए जाते हैं? बाड़मेर और बीकानेर में, उदयपुर और भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़, नागौर और चूरू। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाड़मेर और बीकानेर में। राजस्थान में सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयले हैं, ये बाड़मेर और बीकानेर में इसके भंडार पाए जाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चंबल रिवर फ्रंट किस जिले में बनाया गया है? सवाई माधोपुर में, कोटा, धौलपुर या चित्तौड़गढ़। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटा में। चंबल रिवर फ्रंट है ये कोटा जिले में बनाया गया है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान कितने क्षेत्रफल में फैला है? 3162 वर्ग किलोमीटर, 1250 वर्ग किलोमीटर, 5200 वर्ग किलोमीटर या 2100 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इसका पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है? माता, बुआ, बहन या दादी। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसका पिता। तस्वीर में जो पुरुष है इसका जो पिता है मेरी माता का इकलौता पुत्र है, यानी कि महिला का क्या संबंध हो जाएगा उसके पिता का? वो क्या होगा? उसका भाई होगा। यानी कि तस्वीर में जो पुरुष है वो महिला के भाई का पुत्र है। तो महिला का क्या संबंध होगा उस पुरुष से? उस पुरुष की ये महिला क्या लगेगी? बुआ लगेगी, क्योंकि उसके भाई का पुत्र है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 8, 15, 29, 57 और 113। आपको इससे अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है? तो देखो, पहले 8 है, 8 को पहले 2 से गुणा किया है और फिर -1 किया है, ये क्या हो गया? 15। 8 को 2 से गुणा करने से 16 और फिर -1 करने से ये क्या जाएगा? 15। अगली संख्या आ गई। अब 15 को ठीक ऐसे ही करना है। 15 को पहले 2 से गुणा करना है 30 और फिर -1 करना है, क्या होगा? 29। तो ऐसे ही हमको 113 को पहले 2 से गुणा करना है, कितना हो जाएगा ये? 226। फिर -1 करना है तो क्या हो जाएगा? 225। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 जनवरी 2024 को सोमवार था तो 15 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार। तो देखो, जो चॉइस है ये क्या है? ये एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जबकि जो सामान्य वर्ष है उसमें 365 दिन होते हैं। अब देखो, जब भी सामान्य वर्ष होगा तो सेम तारीख जब अगले वर्ष की आएगी तो उसमें एक दिन आगे बढ़ेगा, जबकि जो लीप वर्ष होता है उसमें सेम डेट होती है और अगला वर्ष जब पूछते हैं तो उसमें 2 दिन आगे जाएगा। तो इसमें लीप वर्ष का पूछा है तो 15 जनवरी 2025 को क्या होगा? 15 जनवरी 2024 को यहाँ पर सोमवार दे रखा है, तो सोमवार से अगले 2 दिन यानी कि मंगलवार और फिर बुधवार। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुधवार होगा। अगला क्वेश्चन है, वेन आरेख चुनिए जो शहर, जिला और राज्य के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। 3 अलग अलग वर्त बनेंगे, एक दूसरे को काटते हुए वर्त बनेंगे, एक के अंदर एक 3 समकेंद्रीय वर्त बनेंगे, 2 वर्त एक बड़े वर्त के अंदर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक के अंदर एक
3 समवर्ती वर्त बनेंगे, यानी कि ऐसे 3 वर्त बनेंगे। शहर है ये जिले के अंदर आएगा और जिला है ये राज्य के अंदर आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 720 में बेचने पर 10% की हानि होती है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो देखो, हमें क्रय मूल्य दे रखा है 720 और हानि कितने की है 10। इसका अर्थ क्या है कि ये 720 है, ये कितना है, क्रय मूल्य का 90% है। हमें सही क्रय मूल्य निकालना है। तो सही क्रय मूल्य निकालने के लिए 720 की हमने वस्तु बेची थी, कितने पर, 100% हमें इसका निकालना है। और हानि हमें कितने की हुई थी, 10% की हुई थी। तो ये कितना है, ये 90% है, इसलिए नंबर नीचे आ जाएगा। तो इसको इससे काटेंगे और इनको गुना करने पर और भाग देने पर 9 का क्या आएगा, 800 आएगा। 800 क्या आ गया, उस वस्तु का मूल्य आएगा। अब हमें इसे कितने पे बेचे ताकि हमें ये 20% का लाभ हो। तो 800 रुपये की वस्तु पर हमें 120 का लाभ चाहिए, तो कितने पे बेचने पर आएगा, तो ये आ जाएगा 960। वो वस्तु हमें 960 पर बेचनी पड़ेगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? हमें ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। मूलधन हमें नहीं दे रखा है, इसलिए हम मान लेते हैं कि मूलधन 100 रुपये है। ये अपने आप में 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 200। 200 ये हमारी कुल राशि है। कुल राशि में से जब हम मूलधन घटा देते हैं तो क्या बच जाता है, साधारण ब्याज। हमारा साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 100 रुपये। मूलधन हमारा कितना है, 100 रुपये। 5 वर्ष हमें समय दे रखा है, तो हमें ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है। तो इसका साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन, रेट और टाइम। साधारण ब्याज कितना हमारा, 100 रुपये, मूलधन कितना है, 100 रुपये, रेट हमें निकालनी है, टाइम हमें दे रखा है 5 वर्ष का। अब देखो, इसको हमें करना पड़ेगा वज्र गुणा। जब हम वज्र गुणा करेंगे तो आर क्या इधर आ जाएगा, और ये 100 × 5 पहले से ऊपर है, और 100 ये है, और ये 100 है, वज्र गुणा करने पर नीचे आ जाएगा। तो 100 में से 100 कट जाएगा, और ये जब कटेगा कितना बचेगा, 1/20। तो क्या हो जाएगा, 20। 20 हमारी ब्याज की वार्षिक दर हो जाएगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20% हमारी ब्याज की वार्षिक दर होगी। अगला क्वेश्चन है, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। एक बिजली के खंभे को पार करते समय यह कितना समय लेगी? तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, यहाँ पे 200 है, गति कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में बदलने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, हमें 5/18 से गुणा करना पड़ता है। तो क्या आ जाएगा, 20 मीटर सेकंड। तो 20 मीटर सेकंड हमारी क्या आ जाएगी, गति आ जाएगी। अब हमें समय का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है दूरी बटे गति। दूरी कितनी है हमारी, 200 मीटर है, और गति कितनी है, 20 मीटर सेकंड। तो क्या आ जाएगा, कट के 10 मीटर सेकंड। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि A/B 2/3 और B/C 4/5 है तो ABC का अनुपात क्या होगा? तो आपको ABC का अनुपात निकालना है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, पहले आपको A/B/C लिख लेना है। पहले में A/B दे रखा है, तो A/B 2/3 दे रखा है, अगले में 4/5 दे रखा है, तो 4/5 इसको ऐसे लिख लेंगे। अब देखो, ये जो 4 है, इसको यहाँ पे ये वाली खाली जगह है, तो इसके सामने ये 4 ऐसे का ऐसे लिखना है। और इसमें क्या है, 3 की जगह खाली है, तो इसको 3 लिखना है। तो बराबर में जो होना वही लिखना है। तो इसको गुणा करने पर 4 का 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 12 होगा, और इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 15 होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8/12/15 ABC का सही अनुपात होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सादृश्यता पूर्ण करें। पुस्तक जिस प्रकार पाठक से संबंधित है उसी प्रकार आकाशवाणी किससे संबंधित है? श्रोता से, दर्शक, लेखक या समाचार से? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रोता से। पुस्तक को पाठक पढ़ता है उसी प्रकार आकाशवाणी है, ये श्रोता के द्वारा सुनी जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। आपको बताना है कि इसमें से अलग कौन सा है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 144। क्यों है? क्योंकि 27 है ये 3 का घन है, 64 है ये 4 का घन है, और 125 है ये 5 का घन है, जबकि 144 है ये 12 का क्या है, वर्ग है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और अंत में फिर से दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? देखो, एक व्यक्ति है, ये उत्तर दिशा में कितना चलता है, तो ये 5 किलोमीटर चलता है। ये हम सेंटर मान लेते हैं, यहाँ से ये उत्तर की ओर कितना चला, 5 किलोमीटर चला। फिर दाईं ओर मुड़कर वो 3 किलोमीटर चलता है और अंत में फिर से दाईं ओर मुड़कर वो 5 किलोमीटर चलता है। आपको बताना है कि ये यहाँ से यहाँ पे कितनी दूरी पर है अपने प्रारंभिक स्थान से। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 किलोमीटर है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। विजय का उस महिला से क्या संबंध है? भाई, पिता, पति या ससुर? देखो, महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उस महिला की जो माँ है कि इकलौती बेटी, यानी कि वो महिला स्वयं उसकी पत्नी है। तो ये विजय क्या हो जाएगा, उसका पति हो जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूर्ण करें। तो यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखो, यहाँ पर बी है, डी है, एफ है और एच है। यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। अब देखो इसमें क्या है, ये 2 2 की संख्या में बढ़ रही है। +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 है, यहाँ पर भी +2 है। तो यहाँ पर +2 होके क्या हो जाएगा, यहाँ पर +2 होके हो जाएगा जी। सेम ऐसे यहाँ पर भी +2 है, यहाँ पर भी +2 है, +2 है और +2 है। तो यहाँ पर +2 होके क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10। तो अगली संख्या क्या होगी, जे 10। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 16 हो जाता है। निकाली गई संख्या क्या है? तो आपको बताना है कि इनमें से निकाली गई संख्या क्या है। तो देखो, 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है यहाँ पे, तो 18 दे रखा है। 5 संख्याओं का औसत 18 दे रखा है, तो 5 संख्याओं का कुल योग कितना होगा, तो 5 × 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। इनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है, तो अब कितनी बचती है, तो 4 बचती है। इनका औसत कितना है, 16। तो इनका कुल योग कितना हो जाएगा, तो इनका कुल योग हो जाएगा, वो होगा 64। अब 90 में से 64 माइनस करो तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 26। तो वो संख्या कौन सी होगी जो निकाली गई है, तो वो होगी 26। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। यदि इसमें प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? अब देखो, प्रारंभिक जनसंख्या यहाँ पे कितनी है, 10,000 है। वो कितनी प्रतिशत वृद्धि होती है, तो प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है। पहले वर्ष के बाद कितनी जनसंख्या होगी, पहले वर्ष कितनी जनसंख्या वृद्धि होगी, तो ये निकलेगी 10,000 पर। कितने प्रतिशत होती है, तो 10% होती है। तो यहाँ 10% लिख देंगे और नीचे 100 लिख देंगे। तो ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी पहले वर्ष बढ़ के, तो ये हो जाएगी 11,000। जब हम दूसरे वर्ष की वृद्धि दर निकाल लेंगे तो ये 11,000 पर निकलेगी। तो 11,000 पर जब 10% की वृद्धि होगी तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,100। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12,100 हो जाएगी 2 वर्ष के बाद जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 20% की छूट देता है, फिर भी वह 10% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1100 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? हमें वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमें अंकित मूल्य दे रखा है और उस पर कितनी छूट दी थी, 20 रुपये दी था। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, उसका विक्रय मूल्य। सबसे पहले हमें इस वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना होगा। विक्रय मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य हमें दे रखा है, तो कितना है, 1100 रुपये। 20% की वो छूट देता है, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा और हमेशा ये 100 में निकलता है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 880। 880 है उस वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि 880 रुपये में वो वस्तु उसने बेची थी। अब देखो, इस 880 है, इस पर भी इसने 10% का लाभ कमाया है। तो 10% का लाभ कमाया है, तो 880
लाभ हमेशा 100 पर निकलता है, प्रतिशत में 100 पर ही निकलेगा। तो कितने का कमाया, 110 का कमाया है, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा। यदि यहाँ पे क्या हो जाएगा 80, तो ये क्या हो जाएगा 800। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पे 800। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखो, ए अकेले कार्य को 10 दिन में करता है, इसलिए ए की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 1/10। बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, इसलिए बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 1/15। हमें दोनों के एक साथ निकालनी है, तो सबसे पहले हम इसका लेंगे एलसीएम। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। 30 में 10 का भाग देंगे 3 आएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। 30 में 15 का भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 को फिर हम 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ये कितना हो जाएगा 5/30। 30 में 5 का भाग देंगे तो 1/6 आएगा। तो दोनों की एक साथ एक दिन की कार्य क्षमता हो जाएगी 6। तो ये 6 दिन में इस कार्य को समाप्त करेंगे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापत्ति 12 है और उनका लघुत्तम समापत्ति है ये 240 है। यदि इनमें से एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 36, 60, 72 या 84। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है। तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करना है, जबकि एचसीएफ को एलसीएम से गुणा करना है। तो पहली संख्या क्या दे रखी है, तो पहली संख्या यहाँ पे 48 दे रखी है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। एचसीएफ कितना है 12 है, और एलसीएम है ये 240 है। तो 48 को दूसरी संख्या में दे नहीं रखी, तो ये हमें निकालनी है। तो 12 को 240 से गुणा करने पर कितना आएगा, तो 2880 आएगा। अभी इस दूसरे को संख्या को यहीं रख देंगे, और 2880 में पहली संख्या का भाग दे देंगे, तो ये कितना आएगा, यह आएगा 60। तो हमें दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 60। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो मूलधन कितना है 10,000 रुपये, वार्षिक दर कितनी है 10% की है, और कितना समय है 2 वर्ष का यहाँ पे समय है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको करने की शॉर्टकट ट्रिक बताती है। सबसे पहले आपको लिखना है मूल दर गुणा कितना है दर, तो 10% की दर है, तो इसको कितना निकला 110। अगर यहाँ पर 20 हो तो यहाँ पर 120 लिखना है, 30 हो तो 130 लिखना है। जितना भी हो उसको 100 में प्लस करके लिखना है। कितना वर्ष के या 2 वर्ष के, तो यहाँ पे 2 बार लिखना है। अगर 3 वर्ष हो तो 3 बार लिखना है, 4 वर्ष हो तो 4 वर्ष लिखना है। अब ये 2 शून्य इन 2 शून्य से कटेगी, और ये 2 शून्य इससे कट जाएगी। 110 को 110 से गुना करने पर कितना आएगा, तो ये आएगा 12,010। अब मूलधन इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा 2100। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2100 रुपये। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच सब्सक्रिप्शन इज करेक्टली रिटर्न फॉर ए फॉर्मल बिजनेस लेटर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योर्स फेथफुली। फॉर्मल बिजनेस लेटर के अंत में हमेशा योर्स फेथफुली का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, ही इज यूरोपियन हु लिव्स इन इंडिया। ए, एन, द या नो आर्टिकल। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें क्या आएगा, ए आर्टिकल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है यूरोपियन। यूरोपियन की शुरुआत है ये ई अक्षर से होती है, लेकिन इसका उच्चारण है ये यूरोपियन से होता है, यूरोपियन। यानी कि इसकी शुरुआत वोवल लेटर से नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड में हमेशा ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, ही वाज एक्यूज्ड थेफ्ट विथ ऑफ बाय 4। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑफ। एक्यूज के साथ सामान्यतः ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, द ट्रेन बिफोर वी रीच द स्टेशन लेफ्ट, हैज लेफ्ट, हैड लेफ्ट या लीव्स। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैड लेफ्ट।
वाक्य में दो घटनाएं हैं वो अतीत में घटित हुई है। पहली तो ट्रेन पहले ही जा चुकी थी और दूसरी है हम बाद में स्टेशन पहुंचे। जो घटना पहले पूरी हो चुकी थी उसके लिए हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर हैड लेफ्ट आएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये जो सेंटेंस दे रखा है ये किस में है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव बनाते समय सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा इज एम आर, उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, क्या है ऑब्जेक्ट, इसमें इंग्लिश है, सबसे पहले इंग्लिश आएगी, फिर आएगी इज और उसके बाद स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। आपको इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। सबसे पहले ये जो सेंटेंस है ये WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। WH क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस होता है इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सेड टू है, ये किस में बदलेगा, तो ये आस्क्ड में बदलेगा। और यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वेयर से बन रहा है, इसलिए जो आर गोइंग है ये किस में बदल जाएगा, तो ये बदल जाएगा वाज गोइंग में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, नाइदर फूड नोर वाटर अवेलेबल देयर, वेयर आर वाज हैव बी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पर क्या आएगा, वाज आएगा। क्यों आएगा, नाइदर और नोर जब होते हैं तो वर्ब सामान्यतः उसके निकट वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। नाइदर नोर के यहाँ पर सबसे निकट वाली सब्जेक्ट कौन सा है, तो वाटर है, वाटर है, तो ये क्या है अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वाज आएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग ऑफ कैंडिड। आपको इसका सिनोनिम बताना है कि कैंडिड का सिनोनिम यानी कि समानार्थी क्या होगा। कैंडिड का अर्थ होता है स्पष्टवादी या निष्कपट, ये इसका अर्थ होता है। आपको इसका सिनोनिम यानी कि समानार्थी आपको बताना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रैंक या होनेस्ट, इसका सही सिनोनिम होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड ऑफ द बेनवोलेंट। बेनवोलेंट का आपको अपोजिट यानी कि विलोम शब्द बताना है। बेनवोलेंट का अर्थ होता है परोपकारी या दयालु, आपको इसका सही विलोम शब्द बताना है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेलवोलेंट। मेलवोलेंट का अर्थ होता है द्वेषपूर्ण या फिर अपरोपकारी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ए सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर और एम्बिग्युअस इज कॉल्ड। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ, ऐसा वाक्य जिसका अर्थ स्पष्ट न हो या जिसे एक से अधिक अर्थ निकले। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्विवोकल या एम्बिग्युअस। इसका अर्थ होता है कि ऐसा वाक्य जिसका अर्थ स्पष्ट ना हो या जिसके एक से अधिक अर्थ निकले। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ए सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर और एम्बिग्युअस इज कॉल्ड। आपको एक शब्द बताना है जिसका अर्थ होता है कि ऐसा वाक्य जिसका अर्थ स्पष्ट ना हो या जिसके एक से अधिक अर्थ निकले। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्विवोकल। इसका अर्थ होता है कि जिसके एक से अधिक अर्थ निकले या फिर जिस वाक्य का अर्थ स्पष्ट ना हो। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम टू स्पिल द बीन्स। टू स्पिल द बीन्स का अर्थ होता है कोई राज या गुप्त बात बता देना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू रिवील ए सीक्रेट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, हर वर्ड्स हैड ए ग्रेट ऑन मी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इफेक्ट। यहाँ पे क्या आएगा, इफेक्ट। इसका अर्थ क्या होगा इस सेंटेंस का, उसकी बातों का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस इफेक्ट का क्या अर्थ होता है, इसका होता है प्रभावित करना।
इफेक्टिव का क्या होता है? प्रभावी, जबकि इफेक्टिकेशन का क्या होता है? बनावटीपन। इफेक्ट का होता है प्रभाव। तो इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा उसकी बातों का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा और निर्देशों को स्टोर करने वाली वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रोम, हार्ड डिस्क, रैम या पेन ड्राइव? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैम। रैम है एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी है। रैम में डाटा है तब तक ही सेव रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, रैम में मौजूद जितना भी डेटा है ये अपने आप ही डिलीट हो जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में किसी सेल में वर्तमान दिनांक डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, Alt प्लस शिफ्ट प्लस डी या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। इसका प्रयोग है MS एक्सेल 2010 में किसी भी सेल में वर्तमान दिनांक को डालने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, URL का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक या यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूर्ण रूप होगा यानी कि फुल फॉर्म होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को अंडो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस यू या कंट्रोल प्लस एक्स? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस जेड। इस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसी भी टेक्स्ट को अंडो करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। तो आप इसको अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? एथेन, प्रोपेन, मीथेन या ब्यूटेन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG का जो मुख्य घटक है ये मीथेन होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? AB पॉजिटिव, O नेगेटिव, O पॉजिटिव या AB नेगेटिव? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, O नेगेटिव है। ये मानव शरीर में सर्वदाता यानी ये सभी को अपना रक्त है ये दे सकता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B1 की कमी से मनुष्य में बेरी बेरी रोग होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के कान के लिए सर्वसीमा कितनी होती है? यानी कि मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज तक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य के कान के लिए सर्वसीमा होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? शोपमंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में। ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, लामार्क या अरस्तु को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के तहत कितनी क्षमता के फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे? 12,500 मेगावाट, 14,000 मेगावाट, 5,000 मेगावाट या 1,000 मेगावाट? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5,000 मेगावाट। इसको स्वीकृति कब मिली थी? तो इसको स्वीकृति मिली थी 31 जुलाई 2026 को इसको स्वीकृति मिली थी। इसकी अध्यक्षता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसमें कुल लागत कितनी आएगी? तो कुल लागत आएगी 5,700 करोड़। इसकी क्षमता कितनी होगी? तो कुल क्षमता 5,000 मेगावाट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 1 से 2 जुलाई 2026 को 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में, पटना, जयपुर या रायपुर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर में। 1 से 2 जुलाई 2026 को 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन है ये जयपुर में हुआ था। इसका शुभारंभ है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, देश की कम पानी में बम्पर पैदावार वाली पहली श्रीवे हाइब्रिड बाजरा किस्म RHB 273 का विकास किस संस्था ने किया? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था जोधपुर ने, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था जयपुर ने, राष्ट्रीय बीज निगम नई दिल्ली ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था जयपुर के द्वारा देश में कम पानी में बम्पर पैदावार वाली श्रीवे हाइब्रिड बाजरा किस्म RHB 273 का विकास किया गया है। आपको इस किस्म का नाम भी याद रखना है। ये बाजरे की किस्म है और किस्म का क्या नाम है? RHB 273। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, स्कूल चैलेंज TFI राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला राजस्थान का एकमात्र राजकीय विद्यालय कौन सा है? PM श्री विद्यालय मालपुरा, PM श्री विद्यालय रोहिल टोंक, PM श्री विद्यालय देवली, PM श्री विद्यालय निवाई? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PM श्री विद्यालय रोहिल टोंक। ये जो विद्यालय है ये राजस्थान का एकमात्र राजकीय विद्यालय है जिसने स्कूल चैलेंज TFI राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय वायुसेना ने किस स्वदेशी वायु से सतह मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? ब्रह्मोस का, आकाश NG का, रुद्र M2 का, अस्त्र MK फर्स्ट का? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्र M2 का सफल परीक्षण किया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय वायुसेना ने। रुद्रम M2 है ये वायु से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को किस ऑडियो बुक के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? मेंटेनेंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, फ्रीडम इन एक्साइल, वॉइस ऑफ तिब्बत? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेंटेनेंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। इस ऑडियो बुक के लिए जून 2026 में आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की दूसरी बैठक 4 से 5 जून 2026 को कहाँ आयोजित की गई? जयपुर में, नई दिल्ली में, वाराणसी या लखनऊ? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी में। वाराणसी में ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की दूसरी बैठक है कि 4 से 5 जून 2026 को आयोजित की गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनधन एषण, अनुधन एषण, अनुधन ईषण या अन्वेधन पन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुधन एषण। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद होगा। अनु से निकलेगा उ और एषण से निकलेगा ए। उ और ए जब मिलता है तो ये क्या बनाता है? ये वह बनाता है और ये क्या बन जाएगा? अन्वेषण। और अन्वेषण में यण स्वर संधि प्रयुक्त हुई है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अविभवी समास या कर्मधारय समास? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अविभवी समास। यथाशक्ति में अविभवी समास प्रयुक्त हुआ है। यथाशक्ति का सही समास विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। और जिस समासिक पद का पहला पद अव्ययी होता है वहां पर हमेशा अव्ययी समास होता है। यहाँ पर यथा है, ये क्या है? अव्यय है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्याघात शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्र, प्रति, परा या प्रत्यय? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति। प्रत्याघात में प्रति उपसर्ग है, इसमें प्रति उपसर्ग है और आघात क्या है? इसमें मूल शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? फलित, पुष्पित, गर्वित या अमित? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमित में। अमित में इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। फलित में क्या है? फल प्लस इत। इसमें फल है, मूल शब्द है, और इत क्या है? प्रत्यय। इसी प्रकार पुष्पित में पुष्प है, ये मूल शब्द है, और इत क्या है? इसमें प्रत्यय है। गर्वित में गर्व है, मूल शब्द है, और इत क्या है? इसमें प्रत्यय है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वीणापाणी, शारदा, भारती, कमला? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमला। कमला है, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। वीणापाणी, शारदा और भारती ये तीनों ही सरस्वती के पर्यायवाची है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञ शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? अनभिज्ञ, विज्ञ, सुज्ञ या प्रज्ञ? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? जानकार, किसी चीज का जानकार। और अनभिज्ञ क्या होता है? जिसे जानकारी या ज्ञान ना हो, उसके लिए अनभिज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अंबु और अंबु शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? जल और माता, माता और जल, आम या जल, आकाश या पृथ्वी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अम्ब का अर्थ होता है माता और अंबु का अर्थ होता है जल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो के लिए एक शब्द? अज्ञात शत्रु, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ या जितेंद्रिय? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अज्ञात सूत्र। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसके लिए हम अज्ञात सूत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उज्जवल में दोनों जो है ये आधा आता है, तो उज्जवल ऐसे लिखा जाता है शुद्ध रूप में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यह गाय का दूध शुद्ध मिलता है, शुद्ध गाय का दूध यहाँ मिलता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। इसमें दूध की विशेषता बताई गई है कि दूध शुद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मना करना या फिर एन वक्त पर मना करना, अंगूठे पर चोट लगना, चापलूसी करना या नीचा दिखाना? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन वक्त पर इनकार करना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होगा।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अतजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ है। गगरी से पानी गिरना, कम ज्ञान या योग्यता वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, मूर्ख व्यक्ति का अधिक बोलना या संभल कर न चलना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम ज्ञान या योग्यता वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। अधजल गगरित छलकत जाए लोकोक्ति का सही और सटीक अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट या सतपुड़ा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली है ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा किस राज्य के तट पर होती है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा है ये केरल राज्य के तट पर होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है ये अरब सागर में गिरती है। गंगा, गोदावरी और कृष्णा ये सभी बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा या प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या मिजोरम में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र यानी कि सर्वाधिक वन है ये पाए जाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों जैसे कि पंजाब और राजस्थान में वर्षा किस कारण से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण या चक्रवात के कारण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। शीतकाल में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग जैसे कि पंजाब और हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है जिसको मावठ कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 14 से 18 में, अनुच्छेद 19 से 22 में, अनुच्छेद 23 से 24 में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 का मध्य भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से, सोवियत संघ से, ब्रिटेन से या आयरलैंड से। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ से। भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है ये सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है? 3 माह का, 6 माह का, 9 माह का या 1 वर्ष का। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है, यानी कि साल में संसद की 2 बैठक होना तो अनिवार्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री है ये भारत में नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 71वां संशोधन, 72वां, 73वां या 74वां संशोधन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संशोधन। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा में प्राथमिक जीवन रक्षक तकनीक CPR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन इसकी फुल फॉर्म होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और उनके अवैध व्यापार के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को, 26 जून, 7 अप्रैल या 12 मई? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जून को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और उनके अवैध व्यापार के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस मनाया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब की गई थी? 29 अगस्त 2019 को, 15 अगस्त 2020 को, 2 अक्टूबर 2018 को या फिर 21 जून 2021 को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन की अत्यधिक लत के कारण होने वाली मानसिक समस्या नोमोफोबिया का संबंध किससे है? समाज से दूर होने का डर, मोबाइल फोन से दूर होने या नेटवर्क न होने का डर, अंधेरे में रहने का डर, परीक्षा में असफल होने का डर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोबाइल फोन से दूर होने या नेटवर्क न होने का डर। नोमोफोबिया में क्या होता है? इसके अंतर्गत मोबाइल फोन से दूर होने का डर लगता है और नेटवर्क न होने का डर लगता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।